हाय, क्यूरिंग एग्जैक्टली है क्या? बैटरी के अंदर इस क्यूरिंग की इंपॉर्टेंस क्या है? और एक नया क्वेश्चन यहां पर यह है कि क्यूरिंग कितने घंटे करें? 24 घंटे क्यूरिंग करें, 48 घंटे क्यूरिंग करें या 72 घंटे क्यूरिंग करें? बोरी के अंदर क्यूरिंग करें या अपना मिस्ट के साथ में क्यूरिंग करें या स्टीम के साथ में क्यूरिंग करें? क्यूरिंग से बेनिफिट क्या है? क्यूरिंग होने के बाद प्लेट को चेक कैसे करें? ये इतने सारे क्वेश्चंस हैं जो कि हमें कहीं ना कहीं भ्रम में लेके जाते हैं। और ऊपर से सोने पे सुहागा तब हो जाता है जब बड़ी बड़ी कंपनियों के अंदर हम देखते हैं कि वो क्यूरिंग प्रोसेस का टाइम बहुत ज्यादा कम करके भी आगे सक्सेस हो जा रहे हैं। क्या रीजन है जानेंगे आज। मैं गौरवदीप शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का बैटरी स्कूल में और आशा करता हूं आप लोग एकदम से अच्छे होंगे। ये एक डेडिकेटेड यूट्यूब चैनल है जो कि लेड एसिड बैटरी से जुड़ी हुई सभी बिंदुओं पे ऑलरेडी वीडियो कास्ट कर चुका है। कुछ जो बिंदु नए आते जाएंगे हम उन पर वीडियो बनाते जाएंगे, तो प्लीज अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियोस को देखिए। केवल 9% लोग हैं जो चैनल पे सब्सक्राइब करके वीडियोस को देखते हैं और 91% लोग आज भी वीडियोस को नॉन सब्सक्राइब वे में देख रहे हैं। आइए शुरू करते हैं क्यूरिंग को और समझते हैं क्यूरिंग प्रोसेस क्या है। जब हम प्लेट के अंदर ग्रे ऑक्साइड में पेस्ट बना के उसके ऊपर फिल करते हैं या पेस्टिंग करते हैं, तब हम लोग 32 या 30 फ्री लेड को कम करके पेस्ट बनाने के दौरान 15 तक ले आते हैं। वह फ्री लेड जो उस प्लेट में रह जाता है 15 या 14 या जो भी हमारी मानक अनुरूप है, उसको हम मान के चलते हैं हम क्यूरिंग प्रोसेस में और डाउन कर लेंगे। पर क्या केवल फ्री लेड को डाउन करना ही हमारा क्यूरिंग प्रोसेस है? अगर मैं एक मशीन मैन्युफैक्चरर हूं और मशीन मैन्युफैक्चरर होने के नाते मैं उस बिंदु पे बात करूं तो मेरे लिए टारगेट है उस आरएल को डाउन करना, उस पर्टिकुलर एडजस्टेबल क्लाइमेट में ले जाकर उस आरएल को डाउन कर लेना। पर क्या केवल उतने से प्लेट की क्यूरिंग हो जाती है? अब समझते हैं क्यूरिंग क्या है। किसी भी मेटल को अगर किसी भी पाउडर के साथ हम लोग फिक्स कर रहे हैं तो वहां पर दो रिएक्शंस होती हैं। एक होता है कोरोजन, यानी कि वो जो मेटल है उस ऑक्साइड या जो भी पेस्ट है उसके साथ मर्ज हो जाए और एक ऐसा बॉन्ड जनरेट करे जिससे कि वो आपस में चिपक जाए और टूटे ना। दूसरी रिएक्शन है आरएल को डाउन करना, यानी कि जिसमें एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी, हीट जनरेट होगी और वो जो ऑक्साइड या फ्री लेड रह गया है वो ऑक्सीडाइज्ड होकर अपनी रियल शेप में आ जाए, ऑक्साइड की शेप में आ जाए। तो ये दो अलग अलग रिएक्शंस हैं जो कि प्लेट के अंदर होती हैं। अब इसको और मैं इजी करके समझाता हूं। जो घर के अंदर हम लिंटर डालते हैं, कंस्ट्रक्टर हमारा जो कॉन्ट्रैक्टर होता है वो लिंटर डालता है तो उसमें एक आयरन का जाल बनाता है और उसके ऊपर सीमेंट की एक लेयर चढ़ा देता है, लगभग 4 से 6 mm मोटी, इंच मोटी सॉरी। और वो लेयर बोलता है कि 8 से 10 दिन तक आप इसको चला फिरी थोड़ा सा कम रखिए। वो एक जाल के ऊपर उसको बना के सेट कर देता है और बोलता है इसके अंदर पानी भर के आप छोड़ दीजिए। तो पानी भरने से उसका तात्पर्य है उसके अंदर ह्यूमिडिटी 98 ऑनवर्ड्स रहनी चाहिए, यानी कि पानी अगर रहेगा उसके अंदर तो वो ह्यूमिड रहेगा, उसको एक आइडियल टेम्परेचर एटमॉस्फेयर मिल जाएगा। क्योंकि दोनों ऊपर नीचे से वो खुला हुआ है तो वहां एयर का फ्लो उसको ऑटोमेटिकली मिल जाता है। तो वो होती है क्यूरिंग। उस 8-10 दिन में वो आयरन स्ट्रक्चर उस सीमेंट के साथ एक ऐसा बॉन्ड जनरेट कर लेता है कि वो सदियों तक नहीं टूटता। इसी को अब आप थोड़ा सा अपनी प्लेट के साथ समझिए। जब आप ग्रिड के ऊपर किसी भी मटेरियल को पेस्ट कर रहे हो तो जस्ट सीमेंट, जैसे सीमेंट ने एक हीट जनरेट करके एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन करके उसके साथ बॉन्ड बनाया था, सेम रिएक्शन हमारी प्लेट की उस ग्रिड के साथ हो गई। अब हमें उसे समय देना है उसको कोरोड होने का, और उस समय के अंतराल में हमें 3 चीजों को कांस्टेंट रखना है। एक अच्छा एटमॉस्फेयर देना है जिसमें कि कांस्टेंट एयर, कांस्टेंट ह्यूमिडिटी एंड कांस्टेंट टेम्परेचर। ये अगर तीनों चीजें कांस्टेंट नहीं होंगी तो वो प्रोसेस क्यूरिंग का प्रोसेस नहीं होगा। अब आती है बात कि उस प्रोसेस में आरएल डाउन कैसे होता है। जैसे जैसे प्लेट के अंदर वो रिएक्शंस होती हैं, H2SO4 के साथ पेस्ट मेरा रिएक्ट कर रहा है तो वो हीट जनरेट करके ऑक्सीडाइज्ड होगा और वो अपने आरएल को रिवर्सिबल प्रोसेस में लाके ऑक्सीडाइज्ड होके वापस न्यूट्रल हो जाएगा। बिलो 5 या 4 से नीचे, 3 से नीचे भी वो चला जाएगा। कंपनियों के साथ में जो ऑटोमेटिक चैम्बर्स आते हैं वहां पर वो कोड करते हैं 24 से 36 घंटे में क्यूरिंग प्लस ड्राइंग को।
तो वहां पर उन्होंने आरएल वाले फैक्टर पे तो काम कर लिया, क्योंकि वो प्रोसेस है ही 24 से 25 घंटे का। कायदे में क्यूरिंग का जो प्रोसेस है, अगर हम आरएल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, तो केवल 8 से 12 घंटे का प्रोसेस है जब पेस्ट बन के प्लेट निकली। आपने उसे क्यूरिंग में डाला या नहीं डाला, डजंट मैटर। आपने उसे चैम्बर में डाला या नहीं डाला, डजंट मैटर। उसने जो हीट जनरेट करी, उससे उसने आरएल को डाउन किया ही किया। पर क्या वो कोरोड हो पाई? क्या वो बॉन्ड उसके बीच में जनरेट हो पाया? अब कंपनियां इसका शॉर्टकट क्या निकालती हैं? कंपनियां इसका शॉर्टकट निकालती हैं, जो कंसल्टेंट उनको फीड करते हैं, वो करते हैं कि इसके अंदर कोई भी ऐसा एडिटिव आप एड ऑन करो जो काइंड ऑफ फेविकॉल काम करे, पर उस फेविकॉल से वो बॉन्ड फिर भी जनरेट नहीं होगा। बहुत सारे एडिटिव्स ऐसे आते हैं जो उसको स्ट्रेंथ तो दे देते हैं, पर बॉन्ड बिटवीन द ग्रिड एंड ऑक्साइड कभी भी नहीं हो पाता। तो यहां अगर हम सम अप करके समझें, तो हमें किसी भी क्योरिंग प्रोसेस में, क्योरिंग यानी कि आरएल को डाउन करना प्लस हमारा कोरोजन, दोनों चीजें हमारे साथ यहां पे हमें कंपलसरी चाहिए। प्लेट का कोरोड होना कंपलसरी है। तो यहां पर एक बात बहुत क्लियर होकर समझ में आ जाती है कि अगर मैं समय को कम कर रहा हूं, यानी कि 24 घंटे या 36 घंटे या 48 घंटे की मैं क्यूरिंग यहां रख रहा हूं, तो वो मेरे लिए फ्रूटफुल नहीं है। किसी भी प्रोसेस में अगर आरएल मेरा 12 घंटे के बाद भी डाउन हो जाता है, तभी भी मेरे लिए आइडियली जो टाइम है वो सबसे कम भी अगर मैं रखता हूं, तो 72 घंटे, 48 से 72 घंटे का टाइम मेरे लिए आइडियल टाइम है, जिसके अंदर वो प्लेट कोरोड भी होगी, उसका आरएल भी डाउन होगा, और उसके अंदर जो एक ड्रॉप टेस्ट के लिए प्लेट तैयार होती है वो अच्छे से होगी। अब आ जाते हैं जो प्रोसेस हम लोग फॉलो करते थे पहले, बोरी वाला। मैं उसको यहां बिल्कुल क्लियर लास्ट एंड फाइनल टाइम कर दूं कि बोरी वाली क्योरिंग कभी क्योरिंग थी ही नहीं। क्योंकि बोरी के अंदर अगर आपने उसको बांधा, या जूट के किसी भी प्रोसेस में आपने उसको बांधा, तो ना तो आपने उसको आइडियल टेम्परेचर दिया, ना आपने आइडियल उसको एयर फ्लो दिया, ना ही आइडियल वहां पे ह्यूमिडिटी की। वहां पर भी सेम फैक्टर हम मान के चलते थे कि प्लेट ने आरएल को डाउन किया कुछ परसेंट तक, और वो भी कुछ प्लेटों ने, सारे प्लेटों ने ऐसा नहीं किया। कुछ प्लेटों ने उस आरएल को डाउन भी कर लिया, जो नीचे और ऊपर थी, बीच की प्लेटें वो प्रोसेस का हिस्सा नहीं। अब क्या होगा, इसका बाई प्रोडक्ट क्या निकलेगा? कुछ प्लेट जो क्योर हो गई हैं, जिनका आरएल डाउन हो गया है, और जो कुछ प्लेट जो क्योर नहीं हुई, जिनका आरएल डाउन नहीं हुआ, उसका फैक्टर निकलेगा जब आप बैटरी बना रहे होंगे। जब आप बैटरी बनाएंगे तो बैटरी के अंदर होगा सेल अनबैलेंसिंग। जैसे कि लिथियम के बारे में हम जानते हैं कि लिथियम का एक एक सेल बैलेंस करके बैटरी बनाई जाती है, उसी प्रकार लेड एसिड बैटरी में हम बैलेंसिंग करना चाहें तो भी नहीं कर सकते, क्योंकि प्लेट हमारी जो है अलग अलग प्रोसेस में क्योर हुई है। तो यदि हम क्योरिंग का प्रोसेस प्रॉपरली नहीं कर रहे हैं, तो हमारा सेल कभी भी प्रॉपर बैलेंस नहीं होगा, और हर एक सेल की ग्रेविटी अलग अलग होगी, जिसमें जिस आरएल की प्लेट पड़ी होगी उसकी ग्रेविटी भी डिफर होगी, पर फॉर्मेशन के बाद में इक्वलाइज हो भी सकती है। यहां मैं 100% नहीं कहूंगा कि वो काम नहीं करेगी, बट ये एक फैक्टर वहां पर रहेगा ही रहेगा। तो ये दो चार मोटे मोटे जो बिंदु हमारे थे, क्यूरिंग हम कितने घंटे के लिए करें, मेरे हिसाब से रिकमेंडेड है 72 आवर्स, 48 से 72 घंटे के लिए करें। शॉर्ट टाइम पीरियड में आरएल को फैक्टर मान के आप क्यूरिंग ना करें। जो कंपनियां बड़े बड़े चैम्बर्स, हाईग्रो, इंडिकॉन या बड़े बड़े जो भी प्रोग्राम्स कंपनी देती हैं, उन प्रोग्राम्स में वो इन्वेंट्री को शॉर्ट कर रहे हैं। उनका जो प्रोसेस का तरीका है वो ये है कि जो कंपनी ओनर है उसकी इन्वेंट्री अगर उसने एक दिन शॉर्ट कर दी, तो कंपनी के पास 50 से 60 लाख रुपए का बोझ कम पड़ा। पर वो बोझ इन द फॉर्म ऑफ क्लेम अगर बढ़ के आया, तो वो ना ओनर कुछ कर पाएगा, ना वो कंसल्टेंट कुछ कर पाएंगे, ना वो चैम्बर वाले लोग कुछ कर पाएंगे। तो मेरा अपनी ऑब्जर्वेशन ये कहती है कि यदि हम प्लेट बना रहे हैं, तो हम अपनी इन्वेंट्री को शॉर्ट करने के लिए केवल उस प्रोसेस को कम ना करें जहां पर हम लोग क्यूरिंग करें। क्यूरिंग के लिए हम प्रॉपर टाइम दें। ड्राइंग में भी मैं सेम फैक्टर को बोलूंगा कि ड्राइंग आप इन्वेंट्री को शॉर्ट करने के लिए कर सकते हो। बहुत रीजनेबल सोल्यूशन है, 30, 35, 40 हजार रुपए में सोल्यूशन मिल जाते हैं। अगर आप केवल ड्राइंग करना चाहते हो तो 50 से 60 डिग्री टेम्परेचर तक आप प्लस माइनस 10 डिग्री तक आप जाके ऊपर ड्राइंग कर सकते हो, जो आपके एटमॉस्फेयर की है, और वहां आप इन्वेंट्री को शॉर्ट कर सकते हो। पर क्यूरिंग के प्रोसेस में ऐसा ना करें, क्योंकि क्यूरिंग एक ऐसा प्रोसेस है जहां पर वो बेक हो रहा है एक तरीके से। जैसे हम लोग डो को रखते हैं ना ओवन के अंदर, और वहां पर वो बेक हो रहा होता है, सेम आपकी प्लेट बेक हो रही होती है उस ओवन के अंदर, उस चैम्बर के अंदर। उसके बाद में आप उसको किसी भी क्लाइमेट में रखें। तो ये सम अप रहा सारा इस वीडियो का
क्यूरिंग कितने टेम्परेचर पर करें, कितने समय के लिए करें, क्या आइडियल कंडीशंस हमें क्यूरिंग के लिए चाहिए, क्यों हमें क्यूरिंग करनी चाहिए और ड्राइंग के लिए हमारे पास क्या सॉल्यूशंस हैं। साथ ही एक और चीज हमने यहां डिस्कस की कि हमारे पास रीजनेबल सॉल्यूशंस क्या हैं जहां पर हम अपनी इन्वेंट्री को शॉर्ट कर सकते हैं। वो जो 40 से 50 लाख रुपया हम लोग एक दिन की इन्वेंट्री में बड़े प्लांट में और 4 से 5 लाख रुपए का इन्वेंट्री एक दिन में छोटे प्लांट में रखते हैं, उसको यदि हमारे पास कम करने के लिए कोई सॉल्यूशंस हैं तो वो हम लोग यहाँ डिस्कस कर सकते हैं एक ड्रायर के फॉर्म में, जो कि 30 से 40 हजार रुपए के बीच में हमें अमूमन मिल जाता है। क्यूरिंग में अब से पहले जो ट्रेडिशनल तरीके में समय लगता था वो 7 से 8 दिन हम लोग नॉर्मल बोरी वाली क्यूरिंग करते ही करते थे। पर अगर हमें आज इन्वेंट्री शॉर्ट करने की इतनी चिंता है और समय बचाने की इतनी ही चिंता है तो हम उसको 8 दिन को आज हम 3 दिन में कन्वर्ट कर लिए, और ड्राइंग जो हमें 4 से 5 दिन लगती थी हमने उसको 2 दिन में कन्वर्ट कर लिया। तो मैं समझता हूं ये पर्याप्त है। अगर इससे भी नीचे आपको जाना है तो आप प्रोसेस के साथ कहीं ना कहीं छेड़छाड़ करते हो। जितने भी बड़े कंसल्टेंट पुराने हैं जो आज शायद रिटायर हो चुके हैं या रिटायरमेंट की एज पे, वो आज भी ये बोलते हैं कि हमने जो ब्रिटिशर्स थे उनसे बैटरी बनाना सीखा है प्रोसेस के फॉर्म में, टेक्नोलॉजी की फॉर्म में नहीं। अगर मैं टेक्नोलॉजी की बात करूं तो टेक्नोलॉजी कभी भी नहीं कहती कि आप प्रोसेस को ओवरकम कीजिए। मिलेंगे जल्दी ही अगली किसी बढ़िया सी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और इसी प्रकार से अपना प्यार बनाए रखिए। और प्लीज 9% वाले लोगों से मेरा कहना है बहुत बहुत धन्यवाद, और 91% वाले लोगों से कहना है कि प्लीज वीडियो को देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।